नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं जो कि बहुत ही हॉट टॉपिक भी है और जिस पर अक्सर विवाद भी हो जाता है, लेकिन उस पर ज्यादा चर्चा नहीं होती है। ये विषय है महाराजा जयचंद का। महाराजा जयचंद को पर्यायवाची बना दिया गया है गद्दार के साथ। जब भी किसी को गद्दारी की कोई उपमा देनी है, कोई बात करनी है, तो बोल देते हैं तुम जयचंद हो, इन जयचंदों ने मिलकर के हरवा दिया, इन जयचंदों ने ये किया, इन जयचंदों ने ये किया। और ये चीज बहुत लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन अब राजपूत समाज में इसके प्रति एक रोष उत्पन्न होने लगा है। लोग इस बात को लेकर चिढ़ने लगे हैं कि एक राजपूत नायक को गद्दारी का पर्यायवाची बना दिया गया है, और इसमें अक्सर काफी रोष व्यक्त किया जाता है। अभी मैंने देखा था कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने किसी विषय पर जयचंद की उपमा दी थी अपने एक ट्वीट में, तो उनको बहुत से युवाओं ने बहुत खरी खोटी सुनाई, इस टाइप का था। और एक राजपूत समाज की महिला वकील है डॉक्टर रीना सिंह, उन्होंने अब ये अल्टीमेटम दिया है कि जो भी जयचंद को गद्दार कहेगा तो वो इसको लेकर के उस पर केस फाइल करेंगी सीधा, बिना नोटिस दिए। तो इसी विषय पे हम आज ये चर्चा कर रहे हैं कि जयचंद को गद्दार क्यों कहा जाता था और राजपूत समाज इससे इतना आहत क्यों हो रहा है। इसके लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ इतिहासकार डॉक्टर भगवान सिंह और आईटी प्रोफेशनल और सोशल मीडिया एक्सपर्ट पोपिन सिंह परमार। तो विषय को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर भगवान सिंह जी से पूछूंगा कि पहली बात तो यह है कि जयचंद को गद्दार क्यों कहा जाता है, और इतने समय बाद राजपूत समाज इतना आहत क्यों हुआ और इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है इस बात को लेकर के, क्योंकि ये तो बहुत सालों से चला आ रहा है कि जयचंद को गद्दार कहा जाता है। नमस्कार जी। मैं 1970 में जाना चाहूंगा। 1970 में प्रोफेसर केडी वाजपेयी वो मथुरा म्यूजियम के क्यूरेटर रह चुके हैं और सागर यूनिवर्सिटी के प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति पुरातत्व के वो अध्यक्ष थे। उन्होंने 1970 में एक हमसे विचार विमर्श के समय दिल्ली में कहा था कि हम लोगों को जयचंद के ऊपर एक राष्ट्रीय सेमिनार करने की जरूरत है। जयचंद के साथ घोर इतिहास में अन्याय किया गया है। वह एक बहुत प्रतापी राजा है, लेकिन पता नहीं जनमानस में किस तरह से कब से ये नैरेटिव रचा गया और जयचंद को बदनाम करने की कोशिश किया गया। उसके उदाहरण रूप में ऐसा दिया जाता है। ये प्रोफेसर केडी वाजपेयी इतिहास के भारत के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने हमसे कहा था कि एक सेमिनार करने का हम लोग का आयोजन करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से वो रहे नहीं, या उसके 2-4 साल के अंदर ही वो गुजर गए। मतलब आगे चल करके हमारी मुलाकात नहीं हो पाई उनसे, इसलिए ये जयचंद के ऊपर हम लोग एक राष्ट्रीय गोष्ठी नहीं कर पाए। ये दुर्भाग्य की बात है। और दूसरी बात, लेकिन जयचंद की ये बातें और प्रोफेसर केडी वाजपेयी की बातें हमको हमेशा हमारे दिमाग में गूंजती रही, और इसी बात को एक शांति स्वरूप बौद्ध हैं, बहुत साहित्य, बहुत किताबों का उन्होंने प्रकाशन किया है, लिखा भी है। करीब 50 किताबें उनकी लिखी हुई है और समय प्रकाशन दिल्ली से उन्होंने छापा है। तो हमने जयचंद की एक चर्चा की उनसे, और उन्होंने कहा कि जयचंद एक बहुत ही प्रतापी राजा था और वह उसके पूर्वजों ने अयोध्या में विशाल मंदिर बनवाए थे, और काशी में सारनाथ में उसकी दादी जयचंद की बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए एक बहुत विशाल उन्होंने महाविहार बनाया था, जो आज भी वो देखा जा सकता है। उसके खंडहर आज भी सारनाथ में मौजूद है, और वहां से एक जो है अभिलेख भी मिला हुआ है, वो प्रकाशित है। अभी एक मित्र टीपी वर्मा ने एक पीएचडी शोध करवाया है गढ़वालों के ऊपर, एक विद्यार्थी प्रशांत कुमार ने किया है। उसमें सारे वो इंस्क्रिप्शन गढ़वालों के जो मिले हुए हैं उसे प्रकाशित किया गया है। ये पता नहीं इतिहास पे कब से नैरेटिव रचा गया और किसने रचा, रचने के इसका उद्देश्य क्या था। एक महान प्रतापी राजा, महान सनातनी, महान बौद्ध और हिंदू धर्म के रक्षक, जिन्होंने और एक और बात मैं बताऊं, एक हमारे जो काशी नरेश थे, मैं बनारस यूनिवर्सिटी का एमए पीएचडी किया हुआ इंडोलॉजी से हम विद्यार्थी रहा हूं, तो वो हमारे चांसलर थे विभूति नारायण सिंह काशी नरेश। उन्होंने रामनगर में एक अयोध्या पर एक सेमिनार किया था, उसमें करीब 50 लोग आए थे। उसमें आचार्य बलदेव उपाध्याय, प्रोफेसर ललन जी गोपाल, प्रोफेसर बीपी सिन्हा, डॉक्टर बीबी लाल, और ये बहुत अनेक से लोग थे। और उसमें हमारा प्रथम पेपर हमारा ही था, तो हमने उसे लोकेट किया था, और प्रोफेसर बीबी लाल को, बीपी सिन्हा को मैंने ये बताया कि इस मस्जिद के नीचे एक मंदिर है जो गढ़वालों के द्वारा बनाया हुआ है। तो उन्होंने कहा कैसे कहते हो तुम,
तो हमने कहा कि एक रूलर ने अयोध्या में 1800 कुछ में एक शिलालेख का उल्लेख करता है कि इसमें तो उसने जॉर्ज बुलर को भेजा ब्रिटेन में, जिसमें क्या लिखा है पढ़ के बताइए। तो जॉर्ज बुलर ने ये मंदिर अयोध्या में था। हाँ, अयोध्या मस्जिद के नीचे। मैं पहला आदमी हूँ भारत के जो हमने बीबी लाल को बताया कि इस मस्जिद के ऊपर भी हम 2-3 बार गए थे, मस्जिद जब था उसमें, और मस्जिद के नीचे ठीक इसी जयचंद के पूर्वजों के द्वारा बनाया हुआ मंदिर का जो एक लिपि था, वो जॉर्ज फ्यूडर बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे भारत के, उन्होंने उसको एक पत्थर पे, एक शिलापट पर एक उनका एक अभिलेख मिला, वो पढ़ नहीं पाए, तो उन्होंने भेजा उसको जॉर्ज बुलर के पास, जो बुलर उसमें लिपि के बहुत बड़े विद्वान थे। तो उन्होंने कहा इसमें हरि विष्णु मंदिर का उल्लेख है निर्माण का, तो यह निर्माण जयचंद के दादा वंशजों ने किया था। और उसी तरह से आप सारनाथ में देखेंगे तो सारनाथ में भी जयचंद की दादी ने बौद्ध विहार भिक्षुओं को रहने के लिए बहुत विशाल विहार बनवाया है, जिसका अवशेष आज भी वहां दिखाई देता है, उसके अभिलेख आज भी वो मिल जाते हैं पढ़ने के लिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि जयचंद पूरा भारतीय संस्कृति, इतिहास और एक महान प्रतापी राजा थे, उनके साथ घोर अन्याय किया गया है। कारण ये था कि जो भारत के महान राजा रहे हैं उनको बदनाम करने के लिए ये पता नहीं किस समय से ये इतिहास एक नरेटिव रचा गया हमारे महान। इस पर मैं पूछना चाहूंगा कि ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि जयचंद्र बहुत प्रतापी राजा थे, आप ऐतिहासिक संदर्भ भी दे रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये आता है कि ये जो नैरेटिव है कि गद्दार कहा जाता है, ये कोई कल परसों से शुरू नहीं हुआ है, बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। तो कभी किसी ने इसके अगेंस्ट रिएक्ट क्यों नहीं करा आज तक, और आज क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये मैं 1970 की बात मैं कह रहा हूँ। प्रोफेसर केडी वाजपेयी ने इस बात को उठाया था, और इतिहास की तरफ लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। लेकिन सौभाग्य की बात है कि अभी 15, 20, 25, 30 साल के अंदर अब इतिहास के तरफ जो क्षत्रिय जो विद्यार्थी रहे हैं, वो भी उनके भी मुझे प्रसन्नता है। मैं भी क्षत्रिय हूँ, परमार कुल का हूँ, राजा भोज का वंशज हूँ, विक्रमादित्य का वंशज हूँ। तो ये मुझे अब प्रसन्नता है कि हमारे वंश में क्षत्रियों में भी सारे जो क्षत्रिय वर्ग के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके अंदर भी अब इतिहास की बोध हो गई है पिछले 30-40 साल के अंदर। और ये पूरे भारत में जिस तरह से गलत जो सिनेमा में हमको दिखाया गया, जिस तरह से गलत हमारी बहु बेटियों को दिखाया गया, तो इससे एक जागरूकता हमारे क्षत्रियों में आई है। इसलिए ये क्षत्रिय बंधु भी अपना इतिहास जानने की कोशिश करते रहे हैं। इसी संदर्भ में जयचंद का भी नाम आ गया है। तो ये जंगे तो बहुत प्रतापी राजा था, एक किस तरह से नैरेटिव रचा गया है। तो पिछले 25, 30, 40 साल के अंदर एक इतिहास में एक क्रांति आई है क्षत्रिय बच्चों के अंदर, इतिहासकारों के अंदर, और वो सही इतिहास लिखना चाहते हैं, सही इतिहास जानना चाहते हैं और सही इतिहास छोड़ना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। आपके अनुसार ये जो नैरेटिव है, ये किसने बनाया होगा, क्यों बनाया और कब बनाया होगा? हाँ, इसको इतिहास में शोध करने की जरूरत है कि कब से बनाया गया, कब से प्रचारित किया गया। लेकिन मैं तो बता रहा हूं कि मैं 1970 से विरोध कर रहा हूं, लेकिन जागरूकता जो भी आई है, खास करके हमारे क्षत्रिय समाज में इतिहास के प्रति लोगों में रुचि नहीं था, लेकिन 30-40 साल के अंदर बहुत ही रुचि आई है, प्रसन्नता की बात है। इसीलिए आप सिनेमा वाले भी वो गलत हमारे नई नैरेटिव दिखा रहे हैं। भले हमें गुंडा बदमाश दिखाया जाता था, हड़पने वाला दिखाया था, जमीन हड़पने वाला दिखाया जाता था, डकैत दिखाया जाता था, इसको उनको भी आभास हो गया है। ये कारण ये है कि हमारे क्षत्रिय समाज भी जागरूकता उसकी आई है अंदर, इसलिए इसको जो लोग ये इसको इतिहास में रचा गया। इसलिए जयचंद का भी आ गया। जयचंद के भारतीय इतिहास में एक भी कहीं उदाहरण कलंक का नहीं है। ये इसकी जो दादी प्रभावती जी है, प्रभावती जी सारनाथ में उन्हें बहुत बड़ा विशाल बहुत विहार बनवाया था। एक बात और मैं बता दूं, ये जो जयचंद है, ये सूर्यवंशी लोग, राम भी सूर्यवंशी हैं, बुद्ध भी सूर्यवंशी हैं। तो राम का क्षेत्र अयोध्या, बुद्ध का क्षेत्र बनारस काशी, ये दोनों गढ़वालों की राजधानी थी। और ये कनौज में अयोध्या में जो उन्होंने मंदिर बनवाया, राम को जोड़ करके, क्योंकि राम में अगर बुद्ध को आप देखेंगे तो पूरे बौद्ध कथा में राम कथा है, उसमें जातक कथाएं हैं। तो जातक कथाएं में बुद्ध को जातक कथा में राम को ही रूप में दिखाया गया है, और राम भरत लक्ष्मण उनको काशी का राजा बनाया गया है उसमें। इसलिए जी
जी। इसलिए आज मैं ये सोच रहा था कि राम कथा, बौद्ध कथा को लेकर के ये जयचंद, ये कभी भी ये बौद्ध धर्म इस देश से पलायन नहीं हुआ, बौद्ध धर्म का कभी नष्ट नहीं हुआ। हमारे आप देख रहे हैं कि प्रभावती गुप्ता जो जयचंद की परदादी है, उन्होंने विशाल दान दे करके जी, सारनाथ तो में अच्छा, बौद्ध। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये तो प्रमाणित हो गया कि जो श्री विष्णु हरि शिलालेख मिला था, जो कि जयचंद के दादा थे गोविंद चंद्र, उनका था, और इससे सिद्ध हो गया कि गढ़वालों ने उस मंदिर को बनवाया था, जो अयोध्या का वर्तमान मंदिर जहां पे अब बना है, जन्मभूमि स्थान जी पर, जी वहां पे जी जो जी मंदिर जी। था। और इस लेकिन उल्लेख का ये 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 जो जयचंद का नैरेटिव है कि वो गद्दार है, ये आता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के युद्ध से। वो कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी को जयचंद ने भारत बुलाया था। तो इसके ये बात कहां तक सही है, और सही नहीं है तो सच क्या है? ये बात बिल्कुल ही तथ्यहीन है। पृथ्वीराज 1192 में हारने के बाद ये स्वयं मोहम्मद गौरी कनौज पर भी आक्रमण करता है, और कनौज में अपने विशाल सेना लेकर के बहादुरी के साथ जयचंद ने सामना किया है, और भयंकर युद्ध लड़ाई हुई है, और उस लड़ाई में जयचंद शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने जो है हार नहीं मानी, वो लड़ते रहे। इसलिए नहीं, ऐसा लेकिन कहना ये कि कहा जाता है, ये कहा जाता है कि जयचंद ने मोहम्मद गौरी को बुलाया था, और मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज चौहान से जीत गया तो उसने जयचंद का भी वध कर दिया, ये कह करके जो गद्दार अपने कुल का नहीं हुआ या अपने देश का नहीं हुआ, वो मेरा क्या होगा? ये कहां तक सच? ये बिल्कुल बात गलत है। ये कहीं नहीं है, कहीं इतिहास में नहीं है, कहीं इस तरह की बातें नहीं है, कहीं कोई शिलालेख नहीं है, कहीं किसी शिलालेख में इस तरह का वर्णन नहीं मिलता। ये नरेटिव रचा गया है, हमारे क्षत्रियों को एक दूसरे से लड़ने को दिखाने के लिए इस तरह से रचा गया है। और 2 साल बाद ही वो कनौज को लूटता है। कनौज माने कनौज को मंदिरों का शहर कहा गया है। कनौज में 10,000 मंदिर थे, ऐसे ऐसे विशाल मंदिर थे कि एक जो है मोहम्मदन इतिहासकार देख के कहता है, अरे इस मंदिर को क्या हिंदू बना सकता है? ये ऐसा कोई आदमी बना सकता है? अच्छा, आदमी तो ने हिंदू नहीं ये किया, जो आदमी बात बना है, ही नहीं सकता। उस मंदिर को जी धराशायी कर देता है। कनौज, मथुरा, वृंदावन उत्तर भारत में, दक्षिण भारत से ज्यादा विशाल विशाल मंदिर थे, उस सारे जी, मंदिरों को लेकिन धराशायी ये किया गया। जो, तो ये बात जो है कि मोहम्मद गौरी को जयचंद ने बुलाया था, ये सही नहीं है, तो ये कैसे सिद्ध करेंगे आप कि सही नहीं है? ये कहीं है नहीं, ये तो वह झूठ सच है जिसमें प्रचार की ताकत है। तो ये झूठ प्रचार करके ऐसा षड्यंत्र किया गया है। कहीं भी इतिहास में कोई माइकल आलिस के कहीं उदाहरण दिखा दे कि जयचंद को उसने गोली को बुलाया था जयचंद ने। बिल्कुल, वो तो प्रतापी राजा था, वो तो तो महान गौरी राष्ट्रभक्त खुद था। आया था क्या? तो गौरी आया कैसे था भारत में? है? गौरी आया कैसे था? क्या वो खुद आया था? उसमें तो फिर चौहानों का इतिहास देखना पड़ेगा। उसमें कई बार आक्रमण करता है लूटने के लिए, ये लूट करके लोग चले जाते थे। तो इस तरह से 1192 में एक ऐसा सिक्का भी मिलता है जिस सिक्के में एक तरफ जो है मोहम्मद गौरी का कलमा लिखा हुआ है, एक तरफ जयचंद का, अरे इनका पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा हुआ है। तो इसलिए कई तरह की शंकाएं व्यक्त की जाती है। वो कई बार आक्रमण किया है, कई बार समझौता हुआ है लगता है पृथ्वीराज चौहान से। ये जो पृथ्वीराज चौहान, ये इतिहास जो पढ़ाया जाएगा तो उसमें मिल जाएगा, क्योंकि उस पर कई बार समझौते हुए हैं। ये आप सुने ही होंगे कि गोरी कई बार आक्रमण करता रहा, कई बार हारता रहा, पृथ्वीराज छोड़ते रहे, संधि करते रहे, लेकिन अंत में जब वो परास्त किया उनको, तो उनको मारा। और फिर उनको मारने के बाद कनौज को लूटने के लिए आगे बढ़ा, और कनौज के युद्ध में जयचंद से भयंकर लड़ाई हुई 2 साल बाद ही। और 2 साल जब कनौज पर आक्रमण करता है तो कनौज में पृथ्वीराज, जी, ये जयचंद तो बहादुरी के आप, साथ सामना करता है, और उस युद्ध में जयचंद मारा गया, शहीद हो गया। लेकिन मोहम्मद जी गौरी को जी जब तक जी, वो जिंदा था, तो वो आप ये अपने कह रहे हैं कि मोहम्मद गौरी को जयचंद ने नहीं बुलाया था, इसका कोई ऐतिहासिक संदर्भ नहीं है। बिल्कुल ये और गलत दूसरा, इतिहास का झूठ जयचंद प्रचार है। जो है और उनकी जो फैमिली रही है पीछे, वो बहुत धर्मपरायण रहे, उन्होंने बौद्ध और हिंदू धर्म दोनों को संरक्षण दिया। बिल्कुल उन्होंने जी निर्माण किया है। उनके आर्कोलॉजिकल एविडेंस हमारे पास मौजूद है। कोई देखना चाहता है सारनाथ का बौद्ध विहार, जो वो जो रानी है, दादी है उसकी, प्रभावती जी ने विशाल बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए बनाया, वो आज भी है वहां कड़हट। वो बौद्ध विहार आज भी बनाया हुआ है, और उसके उस पर शिलालेख है, वो लेख भी आज भी है, वो पढ़े जा सकते हैं सारे सारे जी चीज। तो और जी बनारस में, काशी में बहुत से मंदिर गढ़वालों ने बनाया है। गढ़वालों का मिर्जापुर में, बनारस में ताल, तालाब, मंदिर, ये सब पाठ दिया था। अयोध्या जी में, जी ये आपका जी, कनौज में, ये सब तो गढ़वाल। आप आज भी जी गढ़वाल वंश के जो लोग बनारस, मिर्जापुर, सोनभद्र,
और इलाहाबाद है। बीपी सिंह उसी फैमिली के हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह, वो भी गढ़वाल थे। ये सारे आज भी बहुत बड़ी संख्या में हैं और ये पक्के राष्ट्रभक्त हैं। ये सनातन धर्म के पुजारी हैं, भारतीयता के पुजारी हैं, हमारे वेद और के रक्षक हैं। ये महान लोग रहे हैं। ये किस तरह से नैरेटिव रचा गया, ये घोर अन्याय हुआ है जयचंद के साथ कहा। तो उन्होंने रेफरेंस दे करके एक किताब उन्होंने प्रकाशित किया है, महान सम्राट जयचंद, दिल्ली से समय प्रकाशन ने छापा है हमारे कहने पर। मेरे को ध्यान है। और एक और सूचना है, उन्होंने कहा कि तिब्बत में मर गए बेचारे, उन्होंने हमको सूचना दिया था तिब्बत में जयचंद कालीन एक बौद्ध ग्रंथ मिला है, उसका उन्होंने प्रतिलिपि मंगाने के लिए वो लिखा था, पता नहीं क्या हुआ, वो मर गए। लेकिन एक जयचंद कालीन बौद्ध बहुत विशाल ग्रंथ तिब्बत में रखा हुआ है जो जयचंद कालीन है, उसका कॉपी मंगवाने की उन्होंने कोशिश सबसे चर्चा किया था। इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि जयचंद ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, इसलिए सनातन धर्म के जो ठेकेदार थे उन्होंने जयचंद को गद्दार घोषित कर दिया? नहीं, जयचंद ने बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, आप बौद्ध धर्म को सनातन धर्म को ये अलग नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्ध का आप देखेंगे पूर्व जन्म में राम भी कहा गया है उनको। जो जातक कथाएं हैं तो उसमें राम बताया गया बुद्ध को, तो उसी सूर्यवंशी में राम भी है, बुद्ध भी है। बौद्ध, जैन और ये सनातन धर्म कभी अलग नहीं रहे, ये हमारे सनातन धर्म के हिस्से हैं। जो जब बुराई हमारे धर्म में आई है तो समता का भाव बुद्ध ने उसको फैलाया और अहिंसा का भाव महावीर ने, ये सब हमारे धर्म के लोग हैं, ये सब सनातन धर्म के वे एक रास्ते हैं। ये सनातन धर्म से अलग नहीं किया जा सकता है इनको। आप पढ़िए जो 2500 साल जो उनको बनाया गया था बुद्ध का, उसमें राधा कृष्णन ने भूमिका में, देखिए राधा कृष्णन भी यही बात करते हैं कि हम सनातन धर्म से बुद्ध को अलग नहीं कर सकते। बुद्ध, जब बौद्ध साहित्य में स्वयं लिखा गया है कि बुद्ध एक जन्म में जातक कथाओं में राम थे, ये और वह राम काशी का राजा था। जी, तो मैं चर्चा में पोपिन सिंह जी को लाना चाहूंगा, क्योंकि वो सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। सोशल मीडिया पर ये बहुत ज्यादा एक युद्ध चलता है इस तरह का जयचंद को लेकर के। एक तरफ अभी जैसे कि ये जो यूपी के इलेक्शन आए, इसमें कहा जाता है कि क्षत्रिय समाज ने बीजेपी को वोट नहीं दिया और सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर जैसी और भी कई सीटों को हरवा दिया। तो बहुत सारे जो आईटी सेल के लोग हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं ये जयचंद है, इस तरह की बहुत बातें चल रही हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जब ये सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे इस तरह का जब वाक युद्ध होता है, ये लड़ाई होती है, या इस तरह की बातें कही जाती हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है युवाओं पे? धन्यवाद सचिन जी। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर भगवान सिंह जी को, जिन्होंने अच्छी जानकारी साझा की है हमारे साथ महाराजा जयचंद जी के बारे में। तो जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि युवाओं पे क्या असर पड़ता है, उनके माइंडसेट पे क्या असर है, कि एक माइंडसेट बना दिया जाता है युवाओं का कि जैसे आपका कोई पूर्वज है या उसको गद्दारी का टैग देकर उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो बार बार जब वो आप पढ़ते हैं तो आपका एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट डाउन हो जाता है और आप उसका दुष्प्रभाव आपके दिमाग पर भी पड़ता है। तो युवा जब बार बार वही चीज पढ़ते हैं नेट पे, तो उनके माइंड पे दुष्प्रभाव भी पड़ता है। और ये मैं बारीकी से उनसे बात करके देखा भी है। तो समाज के युवाओं में काफी रोष है इस चीज का, और इस चीज का निवारण होना चाहिए। और मैं यही कह सकता हूँ कि जैसे डॉक्टर भगवान सिंह जी हैं और आप जैसे पत्रकार हैं, वही लोग मिलकर चर्चा करके इस चीज का निवारण भी कर सकते हैं। तो युवाओं के मैं ये पूछना चाहूंगा कि एकाएक ऐसा क्या हुआ कि इतना रिएक्ट करने लगे हैं राजपूत समाज के युवा जो हैं इस बात को लेकर? देखिए, पहले जो क्या होता था कि पहले इतनी स्ट्रीमिंग नहीं थी और सोशल मीडिया पे यूथ उतना था भी नहीं जैसे कि अब आया। तो उसका जैसे इंटरनेट का प्रभाव हमारे सभी जीवन शैली पर पड़ा है, वैसे ही इतिहास के बौद्धिक स्तर पे भी पड़ा है। तो युवा जैसे अच्छी चीजें पढ़ते हैं तो नेगेटिव चीजें भी पढ़ते हैं। जैसे सॉफ्ट टारगेट जयचंद जी को बहुत पहले से किया जा रहा है, तो उसका युवाओं तक रीच बहुत कम थी, और तो इंटरनेट के माध्यम से वो रीच काफी तेजी से पहुंची है। और उनको बार बार जब हिट किया जाता है तो युवा शोध की तरफ जाते हैं कि क्या महाराजा जयचंद्र गहरवार गद्दार थे कि नहीं थे। तो जब शोध होता है तो उसमें कई तरह की भ्रांतियां निकल के आती हैं। जैसे भी भगवान सिंह जी ने कहा है कि वो गद्दार नहीं थे, उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण भी किया और सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। तो जब युवा दोनों तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाता है तो उसका माइंडसेट बहुत ही
वीक हो जाता है और वो कुछ सोचने के काबिल नहीं रहता है। तो वो चाहता युवा आज ये चाहता है कि इस चीज का निवारण हो, तो उसको बार बार उसके पूर्वज को गद्दार ना कहना पड़े। और जब वो हिस्ट्री में दूसरे गद्दार पढ़ता है तो बहुत ही अन्य अन्य तरीके की गद्दारियां भी देश में हुई हैं, ये आपको पता है। तो महाराजा जैसे जयचंद्र गहरवार ही क्यों, नहीं, और क्या गद्दारियां हुई है जैसे? जैसे कि काफी हैं। आप चित्तौड़ का जौहर देख सकते हैं, वो भी एक गद्दारी थी, वो भी एक वही था। और आप तरह तरह की चीजें देख सकते हैं, जैसे कि मुगलों की दरबार में केवल राजपूत ही नहीं थे, अन्य जाति के लोग भी थे वहां पे। तो जयचंद्र जी के सर पे ठीकरा फोड़ देना पूरे इतिहास का, ये तो मैं चाहूंगा कि नाइंसाफी उनके नाम के साथ भी और उनके कर्म के साथ भी जो उन्होंने किए हैं सनातन धर्म के लिए। ये कहीं ऐसा, और कहीं ना कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि जयचंद के नाम पे पूरी जाति को ही बदनाम और गद्दार घोषित किया जाए? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है मेरे हिसाब से। ये मुझे अभी पूरा इसके बारे में शोध नहीं की है मैंने, पर ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जब बार बार ही एक नाम को लाया जाएगा तो ये भी एक विचारने का विषय है, इस पे भी विचार होना चाहिए। जी, तो अच्छा, डॉक्टर भगवान सिंह जी, आप बताइए कि इस नैरेटिव को कैसे तोड़ा जा सकता है और कैसे स्थापित किया जा सकता है कि जयचंद गद्दार नहीं बल्कि एक राष्ट्रभक्त धर्मपरायण राजा थे? इसके लिए क्या करना चाहिए? इसका सबसे बड़ी उपाय यह है कि हमको सच्चाई और सारी बातें लेकर के समाज में रखना होगा। उनके इतिहास को रखना पड़ेगा, उनके वंश के इतिहास को रखना पड़ेगा कि जिस अयोध्या की आज हम बात करते हैं, पूजा करते हैं, वहां राम जन्मभूमि पर इसी जयचंद के दादा ने वहां मंदिर बनवाया था हरि विष्णु का। और उसी मंदिर को तुड़वा करके 1525 में, ये 26 में मीर बाकी ने मस्जिद बना दिया। फिर उसी जयचंद के परिवार वालों ने सारनाथ में विशाल बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाया। और स्वयं जो इसलिए कि हम राम को और बुद्ध को अलग नहीं कर सकते। आप बुद्ध को देखेंगे तो जातक कथा में पूरा इतिहास ही रामायण है, और उसमें बुद्ध को एक राम के रूप में वर्णन किया गया है। और राम, वह राम अयोध्या का राजा नहीं है, वह राम काशी का राजा है। दशरथ जातक में राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये सारे दशरथ को उसमें काशी का राजा बताया गया है। इसलिए जयचंद के परिवार ने अयोध्या को और काशी को, ये दोनों को डेवलप किया सनातन धर्म के लिए। और आप आज भी मिर्जापुर में जाइए, बनारस में जाइए, सोनभद्र में जाइए, उनके बनाए हुए तालाब, उनके बनाए हुए कुएं, उनके बनाए हुए विशाल मंदिर, उनके बनाए हुए विष्णु, शिव, हरि, शंकर, ये सब मूर्तियां आज भी रखी हुई हैं। अगर कोई गढ़वाल कला पर अध्ययन करना चाहता है तो बनारस के वो काशी विश्वनाथ यूनिवर्सिटी के अंदर जो भारत कला भवन है, वो कला भवन में जाके देखे कि गढ़वालों ने क्या क्या बनाया है। अद्भुत मंदिर उनके अवशेष पड़े हुए हैं, अद्भुत मूर्तियां पड़ी हुई हैं गढ़वालों के बनाए हुए। आपके काशी यूनिवर्सिटी के अंदर भारत कला भवन में गढ़वाल पीरियड, उसमें कई मंदिर अभी अवशेष हैं। इसलिए ये हमारे महान राजा को, जो राजा भारत में रहा है, तो जो गलत इतिहास को दिखाना चाहता है हमारे यहाँ, हमारे इतिहास को गलत रूप में परोसना चाहता है, तो ऐसे लोग ये रच करके इस तरह की बातें, ये जो हमारा गलत प्रचार करते हैं। लेकिन जयचंद एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, महान शासक हैं और महान निर्माता हैं। वो नदियों को, तालाब को, सड़क को, ये सब एक बात मैं यहाँ जानना चाहूंगा आपसे कि जब जयचंद, एक बात मैं जानना चाहूंगा, जब मोहम्मद गौरी और जयचंद का युद्ध हुआ और जयचंद को मोहम्मद गौरी ने मार दिया और कन्नौज पे हम वो आधिपत्य कर लिया, उसके बाद जयचंद के वंश का क्या हुआ, इसकी क्या जानकारी मिलती है? अब उसके बाद, अब देखिए, उसके बाद वो तो हराया कन्नौज में। कन्नौज में गंगा किनारे भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में जयचंद के लोग मारे गए और मैंने उसमें शहीद हो गए ये हमारे जयचंद। और पृथ्वीराज से उम्र में बहुत बड़े थे। पृथ्वीराज की उम्र 28-29 साल में पृथ्वीराज मारे जाते हैं, ये करीब 75-80 साल के थे। ये जो जयचंद जब मारे गए हैं युद्ध में अपने सेना लेकर के, ये बुजुर्ग हो गए थे। लेकिन उनके वंश के लोग आज भी काशी में, ये गढ़वाल जो हम कह रहे हैं, इनके वंश के लोग बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो जयचंद के वंश के हैं। आपके बनारस में, काशी में विशाल बड़े बड़े परिवार के लोग आज भी हैं, और उनके बनाए हुए मंदिर, उनके बनाए हुए अवशेष आज भी काफी संपन्न गढ़वाल, छतरी, बनारस, काशीपुर, मिर्जापुर में, आपके सोनभद्र में और ये इलाहाबाद में, ये भरे हुए हैं। वो अपने इतिहास को बताते हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि जयचंद के बारे में जो अफवाहें हैं, इसको दूर किया जाए और जयचंद के सही इतिहास को प्रस्तुत किया जाए, उनके वंश के इतिहास को प्रस्तुत किया जाए। और जयचंद ने जो जो निर्माण किया है उसको एक सूची बना करके, क्रमबद्ध करके हम इतिहास में रखें, और ताकि लोग जाने। और इस तरह के
उन महान राजाओं को ही बदनाम किया गया। क्षत्रिय जो इस देश के लड़े हैं, भारतीयता के लिए लड़े हैं, सनातन धर्म के लिए लड़े हैं, उसी तरह के ये महान प्रतापी राजा जयचंद भी थे। और यही गढ़वाल आगे चल करके राठौर हो जाते हैं। और राठौरों का इतिहास आप जानते ही हैं कि राठौर एक एक बूंद खून का कतरा इस देश के लिए उन्होंने अपने राजस्थान में रह करके पूरे देश में उन्होंने देश के लिए बहाया, भारतीय संस्कृति के लिए बहाया। यही जो राठौर हैं, उस काल के जो गढ़वाल है, गढ़वाल ही आगे राठौर हो जाते हैं। तो इस तरह से ये वह वंश है जो इस देश के लिए मरा, इस देश के लिए जिया और इस देश के लिए सब कुछ कुर्बान किया है। उसी परिवार के जयचंद भी हैं। और जयचंद के बारे में सही इतिहास है। चर्चा को यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।